अंता की जनता का फैसला अब स्ट्रांग रूम में कैद है। हर किसी के मन में उत्सुकता है कि आखिर अंता की जनता ने क्या फैसला जो है वो दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार उपचुनाव की अगर बात की जाए तो पहली बार इतना भारी मतदान हुआ है कि जिसको लेकर के हर किसी के अंदर जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर उपचुनाव में इतना भारी मतदान हुआ तो हुआ कैसे, अब क्या परिणाम रहने वाले हैं, इसको लेकर के हमारे साथ में चर्चा के लिए मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार सोमदत्त शर्मा जी। तो इनसे जानेंगे कि अंता विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ना और जो राजस्थान के इतिहास में भी एक बड़ी बात इस बार हुई है जिसको लेकर के हर तरफ जो है चर्चाओं का दौर चल रहा है। तो सोमदत्त जी, स्वागत है आपका राजस्थान मन पर। एक बार बताएं, अंता में पहली बार जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उपचुनाव में। पूरे राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान के उपचुनाव में पहली बार वोटिंग परसेंटेज 80% हुआ है। तो क्या कहोगे इसको लेकर के, कहां तक आप मानते हैं कि क्या इसके परिणाम रहने वाले हैं? देखिए, लगातार सोशल मीडिया पे नरेश मीणा जी ने एक लहर बना रखी थी। इसका परिणाम ही ये है कि उपचुनाव में भारी वोटिंग हुई है। हालांकि ये भी एक चीज़ आप समझिए कि अंता में हर बार लगभग पिछले 3 विधानसभा चुनावों को आप ट्रेंड देखें, 2013, 2018 और 2023, तीनों बार वोटिंग परसेंटेज 80 की लमसम रहा है। 2013 में 79 पॉइंट समथिंग था, 79 पॉइंट समथिंग, अदरवाइज 80 प्लस ही रहता था। लेकिन हाँ, ये भी सही बात है कि पहली बार उपचुनाव में इतना मत प्रतिशत रहा है, जबकि पहले नीरसता रहती थी क्योंकि सबको पता होता था कि सरकार बनने और बिगड़ने का फैसला इनसे होता नहीं है। लेकिन जिस तरह से नरेश मीणा ने अपने फेवर में लहर तैयार की और जिस तरह से राजस्थान की राजनीति के नरेश मीणा सेंसेशन है, तो उन्होंने लोगों के अंदर उत्सुकता पैदा की। तो कुछ लोग उनको जिताना चाहते हैं, कुछ लोग उनको हराना चाहते हैं, तो ये तो सिर्फ वोट से ही संभव है। तो जो व्यक्ति वोट डालने वहाँ पहुँच सकता था, जो पार्टी अपने समर्थकों को बुला सकती थी, उन्होंने हर संभव प्रयास किया। दैट्स वाई ये रहा है कि अंता में भारी वोटिंग उपचुनाव में हुई और एक रिकॉर्ड बना है। अच्छा, ये बताइए कि नरेश मीणा ने किस तरीके से खेल किया है इस उपचुनाव में अंता के में। लोग भी लगातार चर्चा कर रहे हैं कि नरेश मीणा ने पूरे जो है चुनावी समीकरण को बिगाड़ करके रख दिया। तो किस तरीके से नरेश मीणा के खेल को आप मानते हैं? देखिए, जनरली क्या होता था अंता में, पिछले चुनावों की अगर आप बात करें तो दोनों पार्टियों को 80 हज़ार प्लस वोट मिले थे। प्रमोद भाया को 81 हज़ार मिले थे और जो बीजेपी के प्रत्याशी थे कंवरलाल मीणा जी, उनको 87 मिले थे। तो लमसम 5,500-6 हज़ार वोटों से कंवरलाल जीते थे। लेकिन उससे पहले के भी अगर आप बातों को अगर जाके देखें तो हार जीत का जो फैसला था, जब भी बीजेपी जीतती थी 5-6 हज़ार वोट से जीती थी, और जब भी कांग्रेस जीतती थी तो वो 20 हज़ार या 40 हज़ार वोट से जीतती थी। जैसे कि प्रभुलाल सैनी को जब अंता में हराया था इन्होंने, भाया जी ने, तो आप देखेंगे तो भाया को 97 हज़ार के आसपास वोट मिले थे और बीजेपी का जो प्रत्याशी था वो 60 हज़ार प्लस समथिंग में रह गया था। 30 हज़ार से भाया जीते थे। इस बार ऐसा हुआ है कि सैनी जो है वो बीजेपी का प्रत्याशी है, मोरपाल सोमन सैनी समाज से आते हैं, नरेश मीणा जी मीणा समाज से आते हैं, प्रमोद जैन भाया रह गए। यानी पहली बार ऐसा हुआ है, नहीं तो अक्सर ऐसा होता था कि एक समाज से ही प्रत्याशी होता, या तो सैनी समाज से होता था या मीणा समाज से, और वो बीजेपी उतारती थी। बाकी प्रमोद जैन भाया जो थे वो न्यूट्रल कांग्रेस की तरफ से, उनका मतलब जातिगत समीकरण नहीं होता था। नरेश मीणा ने इस बार आकर के नरेश मीणा ने मीणा जाति को ब्लॉक किया, मोरपाल सोमन ने सैनी समाज को ब्लॉक किया। तो इस वजह से क्या हुआ है इस चुनाव में कि प्रमोद जैन भाया को भी समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस का जो कोर वोटर जिसको माना जाता है सैनी समाज को, सैनी समाज कांग्रेस का ही वोटर माना जाता है, तो वो प्रमोद जैन भाया को कहीं ना कहीं बढ़त देता होगा। लेकिन इस बार सैनी समाज का प्रत्याशी होने की वजह से समीकरण बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। नहीं, हर बार क्या होता था कि अगर जैसे कि बीजेपी ने सैनी समाज को प्रत्याशी बनाया तो प्रमोद भाया दूसरे समाज के वोट ले जाते थे। जब बीजेपी मीणा समाज का वोटर बनाती थी तो वो सैनी समाज के वोट ले जाते थे। इस बार दोनों जातियां ब्लॉक हो गई। तो नरेश मीणा ने प्रमोद भाया का खेल इस तरह से बिगाड़ दिया है। और आप इस चीज़ का नुकसान भी, जो हम लोगों के भी लगातार सर्वेज में और जो बातचीत में और जो फीडबैक आ रहा है, उसमें प्रमोद भाया को भयंकर नुकसान है। क्योंकि एक तरफ सैनी समाज को ले गए हैं मोरपाल सोमन जी, मीणा समाज को ले गए नरेश मीणा जी, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है प्रमोद भाया को कि मैं कहाँ से लेके आऊँ। तो इस तरह से प्रमोद भाया का जो खेल है वो नरेश मीणा ने बिगाड़ा है। जी, धाकड़ समाज और गुर्जर समाज को आप कहाँ तक निर्णायक मानते हैं? क्योंकि ये तो तीनों का जो है डिवाइडेशन हो गया, लेकिन धाकड़ समाज अपने आप में निर्णायक के रूप में भूमिका हर बार निभाता है, तो वहाँ उसे कितना आप मानते हैं? देखिए, धाकड़ समाज जो है वो है नरेश मीणा जी के साथ में,
मैक्सिमम, यानी 50-55%। बाकी का थोड़ा बहुत जो प्रमोद भाया और मोरपाल सुमन जी के साथ में बट गया है। इसके अलावा जो गुर्जर समाज है वो सभी में बराबर बराबर बटा हुआ है। जैसे कुछ लोग नरेश मीणा के साथ हैं सिंपैथी के कारण, और सचिन पायलट के साथ जुड़े रहे हैं। नरेश मीणा लंबे समय तक काम भी किया है उनके साथ, युवा नेता भी हैं। और इसके अलावा कुछ को अशोक चांदना ने भी अपने तरफ किया है, कुछ को जवाहर बेगम हो गए, इसके अलावा विजय बैंसला जी हो गए, तो ये भी काफ़ी प्रभाव रखते हैं। तो इस तरह से काफ़ी असर, मतलब सवाल मेरा ये है, आपने सचिन पायलट साहब की बात करी, चांदना जी की करी और बेगम साहब की करी। सचिन पायलट जिस दिन नामांकन के रैली में आए थे तो उन्होंने कहा था कि ना तो इस सीट से सरकार बननी है ना बिगड़नी है, जनता को अपने विवेक से स्वयं प्रत्याशी देख करके वोट देना है। इसको कहां तक आप मानते हैं, कितना कारगर ये रहने वाला है जो उनका एक वाक्य है? इसी चीज़ ने नरेश मीणा को फ़ायदा पहुंचाया है। लोगों को इसी बात ने समझाया है कि इसके ना तो सरकार बनेगी ना ही बिगड़ेगी। अगर इस तरह के बयान नहीं आते कांग्रेस या बीजेपी की तरफ से तो संभवतः नरेश मीणा का जो चुनाव है इतना हाइप नहीं पकड़ता। आपने चुनाव भी कवर किया है, लगातार आप जुड़े भी रहे, हमारी टीम के लोगों ने भी कवर किया है। तो अगर आप उस चीज़ को देखेंगे तो नरेश मीणा का शुरुआत में चुनाव प्रचार बहुत धीमा था, उतनी लहर नहीं बन पाई थी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के नेता हमलावर रहे, लोगों को समझाते रहे, और कुछ बीजेपी के लोगों ने कहा कि भाई कि आप कांग्रेस को मत जिताओ, बीजेपी को जिताओ, बीजेपी जीतेगी तो यहाँ मामला स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए काफ़ी हद तक उल्टा रहा, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया ना तो सीएम इससे हटने वाले हैं, ना सरकार इससे बदलने वाली है, और ना ही सरकार किसी की बनने वाली है। तो लोगों ने कहा कि क्यों ना फिर हम नरेश मीणा को ही चुनाव में अपनी तरफ लेके जाएं, मतलब नरेश मीणा को हम लोग जिताएं। तो इसका नरेश मीणा को बड़ा फायदा हुआ है लंबा चौड़ा। उपचुनाव राजस्थान में लगातार होते रहे हैं, लेकिन पहली बार इतना रोचक उपचुनाव जिस पर पूरे राजस्थान की जनता की जो है निगाहें टिकी हुई हैं। हर राजनेता अंता के परिणामों को देखने के लिए बेबस बैठा है बड़ी उत्सुकता के साथ में कि क्या होगा आखिर परिणाम। तो आप क्या मानते हैं, क्या परिणाम रहने वाले हैं अंता की जनता के फैसले को? कितना आप सार्थक मानते हैं? क्या वो पिटारी में से निकलेगा, जिन क्या बन करके निकलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके पहले सवाल का आंसर देता हूँ। नरेश मीणा जी अगर जीतते हैं तो राजस्थान की राजनीति बदलेगी, तीसरे मोर्चे की तरफ राजस्थान की राजनीति जाएगी। क्योंकि चाहे हनुमान बेनीवाल हों, चाहे राजेंद्र गोढ़ाजी हों, चाहे अन्य जो समाजवादी पार्टी के हैं, या फिर आदिवासी जो है समाज की पार्टी है, या बाप पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, ये सब लोग मिलकर के तीसरे मोर्चे की तरफ जाएंगे। क्योंकि उनके पास में एक ऐसा ही एक हनुमान बेनीवाल जैसा एक और नेता उनको मिल चुका है, जो कि मास लीडर है, बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा कर सकता है। अगर नरेश मीणा हारते हैं तो कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ जस का तस। हम लोग 4 दिन बाद वैसे के वैसे आ जाएंगे, और मोरपाल सुमन जीत गए तो हम लोग घोषित कर देंगे कि भाई सरकार होती है, और जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी का प्रत्याशी जीत जाता है। लेकिन अब आपने कही वहाँ जीतने हारने की, कि वहाँ पे क्या समीकरण बन रहे हैं। देखिए, दोनों पार्टियों को पिछले चुनाव में 80-80 हज़ार वोट मिले थे। एक को 81 मिले थे, एक को 87 मिले थे। टोटल वोटिंग 170 के आसपास थी। इस बार जो वोटिंग है वो हुई है 1,83,000 समथिंग वोट्स की। तो जो हम लोगों का वहाँ पे प्रिडिक्शन है वो ये आइडिया लग रहा है कि नरेश मीणा और मोरपाल सुमन 70 हज़ार वोटों के आसपास रहेंगे, और जो आपके प्रमोद जैन भाया हैं ये 40 हज़ार के आसपास में सिमट जाएंगे। अगर प्रमोद जैन भाया 40 हज़ार वोट से कुछ भी वोट अगर वो ऊपर जाते हैं तो इसका मतलब तय है कि नरेश मीणा हार जाएंगे। लेकिन 40 हज़ार से अगर वो नीचे आते हैं तो ये तय है कि नरेश मीणा जीत जाएंगे। बीजेपी के लिए फिक्स है 70 से 72 हज़ार वोट बीजेपी को मिलने हैं। बाकी का 1,10,000 1,15,000 वोट में से नरेश मीणा का फैसला होना है और प्रमोद जैन भाया का फैसला होना है। तो जहाँ तक चांसेस हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है, अगर आप मैथ की कैलकुलेशन देखें तो 1,83,000 में से बीजेपी को, अगर आप मतलब आपको मैं एक और चीज़ दिलचस्प चीज़ बताता हूँ। बीजेपी ने जब जब सैनी समाज का प्रत्याशी बनाया है, चाहे प्रभुलाल सैनी जी हों, वो कभी भी 70 हज़ार से ऊपर नहीं गए थे। जैसे 2018 के चुनाव में बीजेपी 67,000 वोट के आसपास थी, लेकिन कांग्रेस का जो प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया थे वो 92,000 मतलब 90,000 प्लस वोट लेकर के गए थे। यानी कितना बड़ा अंतर था। मीणा समाज एकजुट प्रमोद जैन भाया को वोट किया था। उससे पहले भी अगर आप जाएंगे तो प्रभुलाल सैनी 2013 में जब विधायक बने थे तो वो 5,000 वोटों से बने थे। यानी कि उनको भाया को 62,000 वोट मिले थे और प्रभुलाल सैनी को 67,000 के आसपास वोट मिले थे। यानी कि ये देखा गया कि सैनी समाज का जब प्रत्याशी भाजपा उतारती है तो कम। तो सिर्फ इस बात को अगर आप छोड़ दें तो मोरपाल सुमन जीत रहे हैं।
अगर इस मिथ को हम तोड़ दें कि भाई सैनी समाज का जब बीजेपी प्रत्याशी बनाती है तो वोट कम मिलते हैं, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने कंवरलाल मीणा को प्रत्याशी बनाया, क्योंकि आप देखिए 2018 और 2023 की तुलना करिए, 2018 में बीजेपी के प्रभुलाल सैनी हारे थे तब 30,000 से हारे थे, लेकिन जैसे ही कंवरलाल मीणा को बनाया टक्कर बहुत टफ हो गई। 87 कंवरलाल मीणा को मिले, 81 भाया को मिले थे। लेकिन अब इस बार फिर से सैनी है बीजेपी के पास में। प्रमोद भाया की तो हम बात ऑलरेडी कर चुके, तो उनकी तो बात करना क्या। तो अगर 70,000 से बीजेपी आ गई आसपास या नीचे आ जाती है 70,000 से, मतलब बीजेपी और कांग्रेस का हर बार जातिगत फैक्टर पर चुनाव होता रहा है। हाँ। लेकिन इस बार नरेश मीणा ने पूरे फैक्टर चेंज कर दिए हैं। हाँ, तो वही मैं आपको बता रहा था, अगर आपके मोरपाल सुमन 70,000 से नीचे आ गए, जैसा कि अब तक का समीकरण रहा है, क्योंकि कभी भी सैनी समाज का प्रत्याशी अंता में 70,000 से ज़्यादा वोट नहीं लेके आया है, तो नरेश मीणा जीत रहे हैं। अगर 70,000 से प्लस जाते हैं मोरपाल सुमन, तो जीत मोरपाल सुमन की होगी। हालांकि ये तय है कि जीत का आंकड़ा 100% 5,000 के आसपास रहेगा, और मेरा जो फाइनल प्रेडिक्शन है वो ये है कि मोरपाल सुमन के जीतने की संभावना ज़्यादा है बजाय। अब भाया अगर 40,000 से नीचे आ जाते हैं तो नरेश मीणा जीतेंगे, 40,000 प्लस जाते हैं तो मोरपाल सुमन जीतेंगे, ये तय है, ये तय है। तो दोस्तों, ये अंता विधानसभा उपचुनाव के जो है चुनावी समीकरण को लेकर के चर्चा हुई। हमारे साथ में थे राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार सोमदत्त शर्मा जी, जिन्होंने अपने पूरे समीकरणों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का पूरे मतलब साफ तौर पर प्रयास किया है। तो आप कितने सहमत हैं इस पूरी चर्चा से, ये जरूर बताइएगा। साथ ही कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं लोकेश मुदगल, राजस्थान 1।